कच्ची सड़क का खात्मा पिलाकर हस्ब तवक्का एक पक्के रास्ते पर हुआ। बारिश की शिद्दत में अब खासी कमी आ गई थी। तेज हवा बादलों को उड़ाकर दूर लिए जा रही थी। दूर दूर तक से किसी जी होश का नामो निशान नजर नहीं आया था। मुमकिन है नजदीकी आबादी के लोग बेदार हो चुके हों, लेकिन किसी ने अभी तक घर से निकलने की हिम्मत नहीं की थी। रात भर की मुसलसल भागदौड़ के असरात अब उसके जिस्म ने कबूल करने शुरू कर दिए थे। बारिश की मुसलसल बौछारें जो उसके बदन पर बरसी थी, उन्होंने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उसके जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता दर्द जागने लगा था। उसके साथ ही उसे बुखार का एहसास हुआ, लेकिन उसने इस सब कुछ पर काबू पाना था, जिसके लिए ज़हन की बेदारी जरूरी थी। सुबह की आमद नजदीक देखकर उसने करीबी दरख्तों के झुंड का रुख किया। अपनी कमर से बंधे कैनवस के थैले को खोलकर उसने मकामी देहातों में आम तौर पर पहना जाने वाला खुले पांचों का लकीरदार पाजामा और कुर्ता निकाल लिया। अपने जिस्म से चिपके गीले कपड़े भी उसने अलग कर दिए थे। इस मुख्तसर से थैले से मकामी मोचियों की बनी हुई देहाती तर्ज की एक जूती भी बरामद हुई थी। अपने गीले कपड़े उसने इसी थैले में ठूंस दिए, खुश्क कपड़े पहने और थैले को करीबी खेत की मिट्टी में दबा दिया। फिल वक्त तो यही उसका मुकम्मल असबाब था। करीबी मंदिर के लाउड स्पीकर अचानक ही जागे और चिंगारने लगे थे और डूबती उम्र का पुरोहित उल्टे सीधे अश्लोक बड़ी तेजी से पढ़ रहा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसके लिए कोई मामूल की कार्रवाई थी, जिसे बहरहाल उसी के हाथों अंजाम पाना था। मंदिर के बसे मंजर में नजर आते देहाती घरों की रोशनियां भी अब जलने लगी थी। वो जिस इलाके में पहुंच चुका था वहां बिजली मौजूद थी। यूं हुआ वो कम अज कम सरहद पर फैले सिक्योरिटी के वसी जाल को तोड़ने में कामयाब हो चुका था, लेकिन अब भी वो इतना ही गैर महफूज था जितना कि इस मुहिम के आगाज पर। आबिद खान को इल्म था कि भारतीय सिक्योरिटी का जाल तह दर तह फैलता चला गया है और ऐसे कई ताने बाने अभी उसके रास्ते में बिखरे पड़े हैं। गांव की जलती रोशनियां इस बात पर दलालत कर रही थी कि जिंदगी अब यहाँ बेदार होने लगी है। खान ने होशियार और चुकन्ने चीते की तरह अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई। उसकी पुश्त पर और दाएं बाएं भी हद निगाह तक खेतों के वसीह सिलसिले फैलते चले गए थे। कहीं कहीं हरियाली के बीचों बीच कच्चे मकानात का सिलसिला भी सर उठाता दिखाई पड़ता था। सूरज ने अब मशरिक की समत से अपनी लहू रंग रोशनियां आसमान पर बिखेरना शुरू कर दी थी और सुर दहकते अलाव का एक हाला हदे निगाह तक फैलने लगा था। चंद सानिये इस जानिब टिकटिकी लगाकर खान ने कुछ सोचा, फिर एक फैसले पर पहुंचकर मुतमिन हो रहा। अभी तक सूरज ने अपना चेहरा बाहर नहीं निकाला था। शायद इस नौजवान के अज़म के सामने उसे सर उठाने की जुर्रात ही नहीं हो रही थी। खान ने कुछ वक्त गुजार कर कम अज कम दोपहर के बाद वहां से निकलने का फैसला किया था और अब उसे दोपहर तक का ये वक्त बहरहाल यहाँ गुजारना था। पहले उसने यही सोचा कि खेतों के सिलसिले ही में छुप कर बैठ जाए, लेकिन अब वो अपनी जाहिरी हालत बिगाड़ने का खतरा भी मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि बहरहाल यह दिन का वक्त था, वो किसी की भी नजरों में आ सकता था। इसलिए उसने चाहा सुबह 10 बजे तक का वक्त कम अज कम मंदिर के इर्द गिर्द गुजार दे, जहां अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहेगा और इसकी तरफ शायद ही कोई मुतवज्जा होता। उसे अंदाजा था कि अभी तक तो मंदिर में सिवाय पुरोहित और 2-3 पंडितों के और कोई नहीं पहुंचा होगा। वो मंदिर में भी इस वक्त दाखिल होना चाहता था जब वहां खासे लोग आ चुके हों। यही कुछ सोचता खान वहां से हटकर दरख्तों के सिलसिले की तरफ चल दिया जो गांव से मंदिर को जाने वाले रास्ते पर उसे नजर आ रहा था। यहाँ उसे थोड़ी देर तक छुपने के लिए बहरहाल जगह मुयस्सर थी। सूरज ने अब अपना चेहरा खासा नुमाया कर लिया था। गीली जमीन पर उसकी रोशनियां बड़े तसलसल से आहिस्ता आहिस्ता छिनने लगी थी और गांव से मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर अब खासी आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। खान को यहाँ खड़े खड़े अब अपनी टांगों में बड़ा वाज़ेह दर्द महसूस होने लगा था। शायद बुखार ने अपना जोर दिखाया था। उसे और तो कुछ न सोचा, अपने जेर जामा हाथ डालकर उसने पॉलीथिन का एक छोटा सा लिफाफा निकाला और उसमें रखी दोनों गोलियां बगैर पानी के एक के बाद दूसरी निकली। उसे अब कम अज कम इतना इत्मीनान जरूर था कि 3-4 घंटे दर्द की अजियत से निजात मिली रहेगी। गोलियां निकलते हुए उसके हल्क में खराश सी पड़ गई थी, लेकिन किसी न किसी तरह उसने गोलियां जहर मार कर ही ली। दरख्त से टेक लगाकर उसने 2-3 लंबे लंबे सांस लिए, जैसे फिजा में मौजूद सारी ही मकनातीसियत अपने अंदर समो लेना चाहता था। जादू असर गोलियों ने मैदे में उतरते ही अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था और 2-3 मिनट बाद वो अपने अंदर होने वाली टूट फूट से कदरे निजात पा चुका था। मंदिर की तरफ अब लोगों की आमदोरफ्त खासी बढ़ गई थी। सामने का सारा माहौल ही अब सूरज की रोशनी में नुमाया होने लगा था। रात की शदीद बारिश से धुले हुए दरख्त और सब्जा आंखों को बहुत भला दिखाई दे रहा था। एक ताजगी और तरावट सी
इसे अपने अंदर उतरती महसूस हुई। एक मर्तबा फिर वो 2-3 गहरी सांसें भरकर वो दरख्तों के झुंड से बाहर निकल आया। अब उसका रुख भी मंदिर की तरफ था। अपने दोनों बाजू फिजा में फैलाकर उसने जोरदार अंगड़ाई ली और बदन में मौजूद तवानाइयों से मुतमिन होकर निपे तुले कदमों से मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर के लाउड स्पीकर के शोर में अब गुरुद्वारों का बेहंगम साज भी शामिल हो गया था। शायद यहाँ हिंदू आबादी सिखों से कम थी, इसलिए नजदीकी 3-4 देहातों के लोग इस मंदिर में आते थे। लाउड स्पीकर इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि उसे किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। गांव की तरफ से आने वाले रास्ता का एक मोड़ मुड़ते हुए अचानक ही उसकी नजर इन 2 गंजे सरवाले हिंदुओं पर पड़ी थी, जिन्होंने अपनी धोतियां एक मखसूस अंदाज में ऊपर को चढ़ा रखी थी। हाथों में पीतल की गड़बियां पकड़े वो दोनों खेतों की समत जा रहे थे। माथे पर लगी चाक की 3 लकीरों ने दोनों के चेहरों पर बरसती लानत में कदरे इजाफा कर दिया था। दोनों ही मुंह में कुछ अंशंट जाप करते एक दूसरे के ताकुब में चले आ रहे थे। खान पर नजर पड़ते ही वो एक लम्हे के लिए टिटके। शायद नए चेहरे ने उन्हें मुतजस्सिस कर दिया था। इससे पहले कि उनके खुले मुंह के दहाने कोई जहर उगलते, खान के हाथ बेख्तियार सीने की तरफ उठे और उसने हाथ बांधकर बड़े दरबारी किस्म के हिंदुओं के से अंदाज में उन्हें राम राम कह दिया। राम राम दोनों के मुंह से बादल नख्वास्ता निकला। इससे पहले कि वो मजीद कुछ पूछे, खान जय भवानी की दुहाई देता तेजी से उनके नजदीक से आगे गुजर गया। दोनों होंकलों की तरह उसे मुंह उठाए देखते रहे। जब उसने पलट कर भी इनकी तरफ न देखा तो वही अंशंट अलापते वो दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। मंदिर के बाहर ही उसे खासे लोग नजर आना शुरू हो गए थे। अंदर भजन कथा अपने अरूज पर थी। हारमोनियम, ढोलक और चीनों के साथ कोर्स की शक्ल में मिलकर गाने वालों की अजीबोगरीब और बेसुरी आवाजों ने एक हशर बर्पा किया हुआ था। खान को दोबारा यहाँ आकर ख्वाह अपने सर में दर्द महसूस होने लगा था। उसने दूसरे लोगों की देखा देखी अपने जूते उतार कर एक तरफ तक दिए। 2-3 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर की इमारत आ गई थी। मंदिर खासा पुराना और शिकस्ता हाल दिखाई दे रहा था। उसने कोने में लटकी घंटियों में से एक घंटी को जोर जोर से बजाकर फिर जय भवानी का पुकारा और आगे बढ़ गया। अचानक ही अंदर फैली धूनी और अगरबत्तियों की खुशबू का भभूका इसकी नाक में घुस आया। सामने हाल नुमा कमरा औरतों और मर्दों से भरा पड़ा था। एक कोने में भजन कथा करने वाले अपना गला फाड़ रहे थे और दूसरे कोने में एक पुरोहित देवी के सराहने बैठा इबादत के लिए आने वालों से कुछ न कुछ ऐंठने के चक्कर में नजर आ रहा था। मंदिर के नजदीक पहुंचने से पहले आबिद खान ने अपने ढीले ढाले कुर्ते की एक जेब में जेर जामा से ₹1 निकालकर अलग रख लिया था। उसने बड़े पुराने ब्राह्मणों की तरह खड़े होकर दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए सर को झुकाया, फिर घुटनों के बल झुककर सामने रखी मूर्ति के कदमों में ₹1 रखकर दोबारा हाथ सीने पर बांध दिए। पुजारी ने अपने सामने धरे थाल में उंगली लगाई और मुंह से कुछ अलापते हुए उसके माथे पर तिलक जमा दिया। खान ने दोबारा देवी के चरण छुए और उठकर खड़ा हो गया। 5-6 कदम वो इन्हीं उल्टे पांवों पर चला था। फिर उसने चाहा कि अपना रुख भजन कथा करने वालों की तरफ मोड़ दे। जैसे उसने गर्दन घुमाई, अचानक एक बरकी रो उसके सारे बदन में दौड़ गई। उसकी नजरें कोने में खड़ी उस देवी पर जा पड़ी जिसे उसने आज रात ही उस पुरस्कार मंदिर में देखा था, लेकिन यहाँ वो रात की निस्बत बिल्कुल पतली हुई थी। उसने बड़े सलीके से दुपट्टा अपने सर पर सजा रखा था और मखसूस तरह के मजहबी ब्राह्मण घरानों की कोई इंतहाई कम उम्र लेकिन बड़ी ही मदवर लड़की दिखाई दे रही थी। इसलिए मैं खान के लिए बायस तस्कीन सिर्फ यही बात थी कि उस लड़की ने राज उसे नहीं देखा था। वो एक लम्हे के लिए गड़बड़ाया जरूर था, लेकिन फुलादी असाब के मालिक खान ने दूसरे ही लम्हे खुद को मुकम्मल नॉर्मल कर लिया था। दुश्मन का जाल फैलता जा रहा था। यूं लगता था जैसे वो लोग खान को हर कीमत पर गिरफ्तार करने पर तुले हुए थे। उसे ये खुशखैमी तो कभी रही नहीं थी कि जिस मंदिर में वो जा रहा है वहाँ इसके इस्तकबाल के लिए कोई मौजूद नहीं होगा, लेकिन ये बात तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती थी कि यहाँ फिर वही रात वाली देवदासी उसकी मुंतजिर होगी। रात दरख्तों की शाखों में छुपे हुए खान ने उसकी बावकार चाल से इस बात का अंदाजा बखूबी लगा लिया था कि ये इंटेलिजेंस की कोई बड़ी अफसर है। लड़की के चेहरे पर फैली आंखों में न जाने ऐसा क्या सहर छुपा था कि खान को उसके चेहरे से निगाहें हटाने में बड़ी दिक्कत पेश आ रही थी। जाने क्या जादू था उन आंखों में। बदिक्कत तमाम उसने अपनी तवज्जो दूसरी तरफ मरकूज की और करीब ही एक कोने में थोड़ी सी जगह खाली देखकर वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही वो बड़े खुशू और खजू के साथ खता करने वालों की आवाजों के साथ आवाज मिलाकर गा रहा था। इस दौरान कुन अखियों से 2-3 मरतबा लड़की की तरफ भी देख चुका था, जो हाजरीन की मौजूदगी से बिल्कुल बेनियाज एक कोने में बैठी भजन कुता में मुत्तगरक थी।
एक मर्तबा जब खान ने चोरी छुपे उसकी तरफ देखना चाहा तो अचानक ही दोनों की नजरें आपस में टकरा गईं। फौरन ही उसने अपनी नजर दूसरी तरफ फेर ली थी, लेकिन इस दौरान शायद लड़की ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। इसलिए जब खान ने दोबारा कुनखियों से उसे देखना चाहा तो लड़की पहले से उसकी तरफ मुतवज्जा थी। जैसे ही खान की नजरें उससे टकराई वो मुस्कुरा दी। खान झींप सा गया, लेकिन लड़की की बेबाकी में कोई फर्क न पड़ा। वो खुदा की तरफ मुतवज्जा हो गया। दोबारा उसने गो के लड़की की तरफ चोरी छुपे भी देखने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि लड़की अब भी उसी की तरफ मुतवज्जा थी। इबादत को आने वाले अब लौटने लगे थे। रोजाना यहाँ से आने वालों में से एक दो ने खान के अजनबी चेहरे को मुतजस्सिस निगाहों से देखा, लेकिन इन नजरों में तशकीक नहीं थी। उसने जैसे ही उठने का इरादा किया, अचानक ही एक दरमियानी उम्र का गंजे सर वाला हिंदू अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजरें लड़की पर जमी थी। खान ने वाज़ह तौर पर महसूस कर लिया कि उसने आंखों ही आंखों में लड़की से इस्तफसार किया या फिर उसे कुछ इशारा किया था। लड़की ने भी आंखों ही आंखों में जवाब दिया। दोनों की तरफ देखने की यहाँ किसे मोहलत नसीब थी। बस एक खान था जिसकी छठी हिस्स ने उसकी रहनुमाई उस तरफ कर दी थी। खान ने अचानक ही उठने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया था और उसके बजाय गंजा उठ खड़ा हुआ था। शायद उसे लड़की ने कोई ब्रीफिंग की थी जिस पर वो अमल करने जा रहा था। भजन सुनते सुनते अब उसका सर दोबारा दर्द करने लगा था। यूं भी अब सूरज खासा चढ़ाया था और लोगों की अच्छी भली आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। उसने अब यहाँ से उठ जाने का फैसला कर लिया था। ऐन इन लम्हात में जब वो उठने के लिए पर तोल रहा था, उसने लड़की को अपनी तरफ आते देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खेल रही थी और आंखों में दावत का सा अंदाज सिमटाया था। ये खतरे की घंटी थी जो फौरन ही खान के जहन में बजने लगी थी। उसने ज़हनी और जिस्मानी तौर पर खुद को किसी भी आमदा तूफान के मुकाबले के लिए तैयार किया और उठ खड़ा हुआ। लड़की के वहां पहुंचने तक वो खुद लोगों के दरमियान से रास्ता बनाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। लड़की का रुख मुखालिफ सिमत से उस तरफ था। दरवाजे से चंद कदम पहले ही वो बिल्कुल उसके नजदीक आ गई, फिर अचानक ही उससे टकरा भी गई। ये टकराव बड़ा जानलेवा और उलझा देने वाला था, लेकिन खान का ज़हन पूरी तरह बेदार था। लड़की ने गो के इस टकराव के अचानक हो जाने की शानदार एक्टिंग की थी, लेकिन खान बखूबी अंदाजा कर सकता था कि ऐसी कोई बात नहीं और ये लोग अब इसकी छानबीन किए बगैर उसे यहाँ से निकलने नहीं देंगे। क्षमा कीजिए, लड़की ने उठते हुए कहा। कोई बात नहीं। उसने खुद को बिल्कुल नॉर्मल रखा और उठकर बाहर को लपका। लड़की इसके ताक़ुब में थी। बाहर रखे जूते पहनते हुए उसने आंखों ही आंखों में बाहर के माहौल का जायजा ले लिया था। उसे गंजे के अलावा भी दो एक और चेहरे मशकूक नजर आए। ये लोग बज़ाहिर बिल्कुल लाताल्लुक से एक दूसरे से अलग थलग बिखरे हुए खड़े थे। कहाँ जाएंगे आप? लड़की ने अचानक ही इस पर सवाल दाग दिया। शहर की तरफ, उसने झुके झुके जवाब दिया। मुझे भी इधर ही जाना है। चलो अच्छा है, साथ रहेगा, लड़की ने फौरन ही कह दिया। खान ने कोई जवाब न दिया। यहाँ वो इसकी किसी बात का जवाब भी नहीं दे सकता था, उसे डांट भी नहीं सकता था। अगर वो इसकी पेशकश ठुकरा देता तो भी इस मुआशरे में ये बड़ी अजीब सी बात होती और वो ख्वाह मशकूक ठहरता। चलिए, उसने अचानक ही तन कर खड़े होते हुए लड़की से कहा। दोनों मंदिर से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चल दिए। खान ने खुद को सूरत हाल से बिल्कुल लाताल्लुक जाहिर करने की अपनी सी कोशिश कर डाली थी, लेकिन उसे एहसास हो रहा था जैसे दिल की धड़कन बेकाबू होती जा रही है। इस एहसास ने इसके लाशौर में दूर दूर तक भी कहीं खौफ मौजूद है इसे बड़ी उलझन में मुब्तला कर दिया था। इसे खुद पर गुस्सा आने लगा था कि आखिर लाशौरी तौर पर ही सही वो खुद को खौफजदा क्यों महसूस कर रहा है। नए ज़हनी रवैये ने अब उसके अंदर बहुत दूर कहीं लड़ती खौफ की परछाई भी खत्म कर डाली थी और वो एक मर्तबा फिर मुकम्मल तौर पर अपने आप में लौट आया था, किसी भी लम्हे किसी भी सूरत हाल से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार। उसकी छठी हिस्स ने इस बात का एहसास दिला दिया था कि उसके साथी साए की तरह इसके पीछे लगे हुए थे और किसी लम्हे अगर इस लड़की को खान पर शक उसरा तो इसका सिर्फ एक इशारा खान के लिए काफी होगा। कहाँ रहते हैं? लड़की ने दोबारा उसे कुरीदा। आप कहाँ रहती हैं? उसने अपना सवाल लुटा दिया। ओह, शायद आप बुरा मान गए। दरअसल मैंने आपको यहाँ पहली मर्तबा देखा है। ठीक देखा है, मैं यहाँ पहली मर्तबा ही आया हूँ। ये जो रेलवे लाइन की परली तरफ गांव है वहां से आया हूँ। मेरी बहन यहाँ ब्याही गई है। मेरे जीजा जी इधर BSF में होते हैं। वो लड़की को कुछ बोलने का मौका नहीं देना चाहता था। क्या करते हैं आप वहाँ? पढ़ता हूँ 4th ईयर में। अब शहर भी बता ही दो। लड़के का लहजा खासा बेतकल्लुफ हो चला था। खान बड़ी हौसला मंदी से खुद को संभाल रहा था। लुधियाना? ओह, यूं कहो ना, हम भी वहाँ के हैं। मॉडल टाउन में घर है हमारा। मैं भी यहाँ मेहमान आई हूँ अपने चचा के घर। वो पुलिस के अफसर हैं और यहाँ उनकी ड्यूटी लगी है। अरे, मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। उसने इस दफा बाकायदा खान के बाजू पर हाथ में मार दिया था। राजकुमार, उसने मतानत से कहा। मैं बमला हूँ। मैं भी ग्रेजुएशन कर रही हूँ खालसा कॉलेज से। कौन सा कॉलेज है आपका?
लड़की वाकई सुधाई हुई और समझाई हुई लगती थी और खान महसूस कर सकता था ये अकेली भी नहीं है, इसके लिए कोई भी मसला पैदा कर सकती है। जैसे ही उसे खान पर शक होता वो अपने हमराहियों को इशारा करती और उससे आगे वो कुछ सोचना नहीं चाहता था। ये भी मुमकिन था कि उसे खान पर शक हो भी चुका हो और अब वो इसकी तस्दीक की या मजीद किसी क्लू की तलाश में हो। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, काश ये मुलाकात लुधियाना में भी होती रहे। उसने अचानक ही एक फैसले पर पहुंचने के बाद अपना लहजा बदल लिया था। ओह क्यों नहीं, क्यों नहीं। लड़की ने इस मर्तबा फिर बड़ी बेतकल्फी से इसके कंधे पर हाथ मारा। जिस रास्ते पर वो जा रहे थे उसके दोनों तरफ खेतों का वसील सिलसिला फैला हुआ था और इन खेतों के बीचों बीच चलने वाले उसे नजर भी नहीं आ सकते थे। ऐन मुमकिन था कि इसके साथी इस सिलसिले में कहीं किसी गोशे में छुपे इसका ताक़ुब कर रहे हों। रेलवे लाइन उनके नजदीक आ गई थी, फिर इसे गाड़ी के इंजन की आवाज भी सुनाई देने लगी। फौरन ही इसका जहन पलटा और उसने एक फैसला कर लिया, लड़की से निजात हासिल करने और अपने ताक़ुब में आने वालों से बचकर निकल जाने का फैसला। दोनों रेलवे लाइंस के नजदीक पहुंच चुके थे। यहाँ कोई फाटक नहीं बनाया गया था क्योंकि ये कोई आम गुजरगाह नहीं थी। वो लाइन से हट कर खड़े हो गए ताकि गाड़ी गुजरने के बाद ही दूसरी तरफ जाएं। इस दौरान खान लड़की को ऐसी नजरों से देख रहा था जो वाकई किसी भारतीय हिंदू नौजवान की नजरें कहला सके। हवस और इश्तिहा से भरपूर नजरें। गाड़ी नजदीक आ रही थी और नजदीक। अब इसका इंजन बमुश्किल 15-20 गज दूर रह गया था जब वो अचानक लड़की की तरफ घूमा। उसने अपने दोनों बाजू सीधे किए और पूरी कुव्वत से 2 हथड़ इसके सीने पर मारा। लड़की के लिए हमला इतना गैर मुतवक्का और अचानक था कि वो सदमे से ही चकरा कर रहेगी। वो लड़कियां खाती दूर जा गिरी और शायद जमीन पर गिरते ही बेहोश हो चुकी थी, लेकिन खान इसकी हालत देखने के लिए रुका कब था।